सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ देखो, अपने जो टॉपिक चल रहा था जर्नल एंट्रीज का, और जर्नल एंट्रीज में मैंने आपको कुछ एंट्रीज बताई थी माल के खरीदने की, बेचने की, और व्यक्तिगत खाता वस्तुगत खाता प्रभावित होता है तो हम एंट्री क्या करते हैं। और कुछ एंट्रीज मैंने आपको अवास्तविक खाते की बताई थी, जैसे मजदूरी चुकाई, वेतन चुकाया, ब्याज चुकाया, या हमने प्राप्त किया। किराया, मजदूरी, वेतन चाहे चुकाया हो या प्राप्त किया, अवास्तविक खाते में आते हैं और अवास्तविक खाते का नियम लागू हो जाता है। ठीक है, तो इसकी मैंने कुछ एंट्रीज बताई थी। और इसके अलावा एक एंट्रीज मैंने आपको परचेज रिटर्न की बताई थी। ठीक है, परचेज रिटर्न की, जिसमें हमने जो माल खरीदा है वो माल हमने वापस कर दिया है। ठीक है, तो अब आपके कुछ एंट्रीज है, मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि अगर उनमें वापस होता है, हम वापस कर देते हैं खरीदा हुआ माल, वो परचेज रिटर्न होता है। लेकिन ग्राहकों को पसंद नहीं आता है और ग्राहकों ने अगर माल वापस कर दिया है, बेचा हुआ माल वापस आता है, और बेचा हुआ माल वापस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न, यानी कि विक्रय वापसी। तो हम एंट्री क्या करते हैं, तो इसके लिए कुछ एंट्रीज है, मैं आपको प्रश्न में ऐसे लिख देता हूं कि अगर उनकी करते हैं तो क्या करेंगे। तो देखो, इसमें आपके 1 अगस्त से एंट्री है। प्रश्न में दे रखा है मोहन से माल खरीदा 15,000 रुपए। ठीक है, 1 अगस्त को। इसके बाद में फिर दे रखा है 2 अगस्त को। अब 2 अगस्त को इसमें दे रखा है रवि को माल बेचा। ठीक है, और इसके बाद में फिर 4 अगस्त को दे रखा है मोहन को माल लौटाया। अच्छा, रवि को माल बेचा, इसमें हम लिख देते हैं 7,000 रुपए, और मोहन को माल लौटाया 1,000 रुपए। और फिर 5 अगस्त को दे रखा है मोहन ने माल लौटाया 500 रुपए। ये आपके प्रश्न में प्रश्न दे रखा आपके, जिसमें ये 4 ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो ये 4 ट्रांजैक्शन है, इन चारों की हम जनरल एंट्रीज है वो करते हैं। इसमें माल के खरीदने की एंट्री भी है, बेचने की भी है, और परचेज रिटर्न की भी है, और सेल्स रिटर्न की भी है। परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न है, ये क्या होता है, इसके लिए मैंने तुम्हारे को बता दिया था कि हमने जो माल खरीदा है अगर हमने वापस कर दिया है किसी भी कारण से, खरीदा हुआ माल यदि वापस कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। ऐसे ही हमने जो ग्राहकों को माल बेचा था और किसी कारण से ग्राहक को माल पसंद नहीं आया है और ग्राहक ने अगर वो माल वापस कर दिया है, तो बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। ठीक है, अच्छा, ये जो ट्रांजैक्शन है ये मैंने शुरुआत में तुम्हारे को पहले ही बता दिया था एंट्री में कि ये जो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, जैसे इसमें दे रखा मोहन से माल खरीदा, किसने खरीदा है, हमने खरीदा है। रवि को माल बेचा, हमने बेचा है। मोहन को माल लौटाया, हमने लौटाया। और इसमें मोहन ने माल लौटाया, किसको लौटाया, हमारे को लौटाया। यानी कि खुद को व्यापारी मान लो, खुद आप व्यापारी हो, व्यापारी अपने खुद के नाम की कोई एंट्री नहीं करता है। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी थी कि व्यापारी पुस्तकों में अपना नाम कभी नहीं लिखता है, दूसरे पक्षकार का ही लिखता है, कि दूसरा जो पक्षकार है वो लेने वाला है या देने वाला है, उसी का नाम लिखा जाता है।
कभी खुद का व्यापारी का नाम नहीं लिखा जाता है। सबसे पहले तो ये जितनी भी जनरल एंट्रीज में उसमें सभी में तुम्हारे को ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप खुद को व्यापारी मान लो कि मैं व्यापारी हूं और मेरे द्वारा ये काम किया जा रहा है। ठीक है, अब दूसरा पक्षकार कौन है, उसको लेने वाला या देने वाला, उसी का नाम लिखेंगे। ठीक है, एक तो ये। दूसरे प्रश्न में हमारे को फिर ये ध्यान रखना है कि लेन देन उधार है या नकद है, तो इसके लिए मैंने तुम्हारे को पहचान बताई थी कि जिसमें किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है। अगर उधार या नकद शब्द नहीं है तो तभी देखा जाता है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है और उस ट्रांजैक्शन में यानी कि लेन देन में उधार या नकद शब्द नहीं दिया हुआ है, तो फिर तुम्हारे को क्या देखना है, पता कैसे चलेगा कि वो नकद है या उधार है। तो उसमें अगर किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है तो वो लेन देन उधार माना जाता है। लेकिन व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं है और उधार और नकद शब्द भी नहीं दे रखा है तो वो लेन देन नकद ही माना जाता है। ठीक है, ये चीज तुम्हारे को ध्यान में रखनी है। तो अब ये जो 4 ट्रांजैक्शन है इनकी हम जर्नल एंट्रीज है वो हम करते हैं। तो वो जर्नल एंट्री वाला जो फॉर्मेट है वो हम बना लेते हैं। ऊपर तो हम ये लिख देते हैं जर्नल एंट्रीज। कि आप क्या बना रहे हो, जर्नल एंट्रीज कर रहे हो तो ऊपर लिख देंगे जर्नल एंट्रीज यानी कि जर्नल प्रविष्टियां। और जर्नल एंट्रीज क्या होती है मैंने बता दिया था। जर्नल व्यापारी के द्वारा सबसे पहले जिस पुस्तक में लेन देनों का लेखा किया जाता है, कोई भी लेन देन होता है, चाहे नकद हो चाहे उधार हो, माल खरीदा हो चाहे बेचा हो, सबसे पहले व्यापारी जिस पुस्तक में लेखा करता है उसको हम कहते हैं जर्नल। लिखने को हम बोलते हैं एंट्री करना यानी कि प्रविष्टि करना। एंट्री को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रविष्टि करना। तो जर्नल में हम लिख रहे हैं इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्रीज है। फॉर्मेट मैंने तुम्हारे को 2-3 बार बता दिया, वही आपके सिंपल है। ये अपने को लाइनें खींचनी है। तो ये आपके कॉलम है, ये आपकी डेट का हो गया, ये आपके पर्टिकुलर्स का हो गया, ये कॉलम आपके एलएफ का मतलब मैंने बताया था लेजर फोलियो यानी कि खाता बही की पृष्ठ संख्या, मतलब जहां पर लेन देनों का लेखा जिस पेज पर किया गया वो पेज नंबर या पृष्ठ नंबर लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने बताया था लाइन तो अपने को खींचनी पड़ेगी। प्रश्न में अगर एलएफ नंबर दे रखा है तो हम इसमें लिख देंगे उस ट्रांजेक्शन के आगे, नहीं दे रखा है तो खाली छोड़ देंगे, लेकिन अपने को कॉलम तो अपने को बनाना ही बनाना है। इसके बाद में मैंने बताया था कि ये दोहरा लेखा पद्धति है, डबल एंट्री सिस्टम। और डबल एंट्री सिस्टम में क्या है, कोई भी लेन देन होता है तो उसमें 2 पक्ष प्रभावित होते हैं। जब 2 पक्ष प्रभावित होते हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला, तो एक को हम डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं। इसलिए हम इसमें 2 कॉलम लिखते हैं, एक डेबिट का लिखते हैं और एक क्रेडिट का लिखते हैं, यानी कि डेबिट अमाउंट और एक कॉलम होता है आपके क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये आपके जर्नल का फॉर्मेट है। अब देखो इसमें अब हमारे ये जो चारों ट्रांजैक्शन हुए हैं, इन चारों ट्रांजैक्शन को हम इस जर्नल एंट्री में करते हैं। सबसे पहले देखो आपके मोहन से माल खरीदा। देखो सबसे पहले तो जो मैंने बताया था कि माल खरीदा है, हमने खरीदा है, तो प्रश्न में हमारा नाम लिखा हुआ नहीं होगा, और है भी तो भी हम नहीं लिखते कि हम व्यापारी और हम अपनी पुस्तकों में लेखा कर रहे हैं, हमारा नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, पुस्तक के ऊपर लिखा जाता है, अंदर ट्रांजैक्शन में नहीं लिखा जाता है। पुस्तकें हमारी है तो वो तो ऊपर तो लिखना ही पड़ेगा, जैसे व्यापारी है तो दुकान का नाम तो लिखेगा ना ऊपर। लेकिन जब लेखा पुस्तकें तैयार करेगा तो उसमें व्यापारी अपना अंदर नाम नहीं लिखता है, ऊपर ही होता है केवल। तो मोहन से माल खरीदा है, हमने खरीदा है, ये तो कंफर्म हो गया। अब लेकिन इसमें क्या है, न तो किसी व्यक्ति का नाम, वो व्यक्ति का क्या, न तो इसमें नकद शब्द दे रखा है न उधार शब्द दे रखा है, क्योंकि
इसमें यह पता नहीं चल रहा है कि नकद है या उधार है, क्योंकि ये देखना जरूरी है, क्योंकि रोकड़ी लेन देन होते हैं उसमें रोकड़ का आवागमन होता है, या तो रोकड़ आती है या रोकड़ जाती है। उधार लेन देनों में न तो रोकड़ आती है न रोकड़ जाती है। तो इसमें हमने जो माल खरीदा है इसमें नकद और उधार शब्द नहीं है, तो मैंने पहचान बताई थी कि जिसमें किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है वो लेन देन उधार माना जाता है। तो माल हमने खरीदा है, मोहन का नाम दे रखा है, इसका मतलब लेन देन उधार है। नकद ये हमारी लेन देन नहीं हुआ है। हमने जो माल खरीदा 15,000 रुपए का उधार में खरीदा है, माल की कीमत 15,000 है, लेकिन हमने रोकड़ कैश पेमेंट नहीं किया है। अब हमारे को ये मालूम चल गया है, तो अब हमारे को ये देखना है कि इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे को ये मालूम नहीं चलेगा हम एंट्री नहीं कर सकते। तो मोहन जो है आपके किस खाते में आता है, आपके व्यक्तिगत खाते में, और माल खरीदा ये किस में आता है, आपके वस्तुगत खाते में। अच्छा, रोकड़ तो इसमें है ही नहीं, क्योंकि माल हमने उधार खरीदा है तो इसमें कोई रोकड़ नहीं है, कैश है ही नहीं, ये तो माल की कीमत है 15,000। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में दो ही खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत। जब दो ही खाते प्रभावित हो रहे हैं तो दोनों के नियम है वो लागू कर देंगे, व्यक्तिगत और वस्तुगत दोनों के नियम। तो सबसे पहले लेते हैं व्यक्तिगत खाते का नियम। व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मैंने अभी क्या बताया था कि माल हमने खरीदा है, हमारा नाम नहीं लिखेंगे, हम तो केवल दूसरे पक्षकार का ही लिखते हैं। तो पाने वाले तो हमें माल जो हमने खरीदा है तो माल को पाने वाला कौन है, हम, हमारा नाम नहीं लिखेंगे। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला इसमें कौन है, मोहन, इसलिए हम क्रेडिट इसमें है वो किसको करेंगे, मोहन को करेंगे। तो इसमें क्रेडिट है वो हम मोहन को कर देंगे। और क्रेडिट के लिए मैंने बताया था कि जिस खाते को हम क्रेडिट करते हैं उससे पहले हम क्या लिखते हैं, टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, टू मोहन अकाउंट। ठीक है, तो व्यक्तिगत खाते का तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा खाता कौन सा है, वस्तुगत खाता। और वस्तुगत खाते का नियम क्या है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। देखो इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास माल खरीदा है तो माल आ रहा है, माल आ रहा है तो हम इसको माल को डेबिट करेंगे। और माल हमने क्या किया, क्रिया क्या है, खरीदा है। माल खरीदने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परचेज। जब माल खरीदने को परचेज बोलते हैं तो डेबिट भी हम किसको करेंगे, परचेज को, ध्यान रखना। तो इसलिए जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, तो इसलिए हम डेबिट है वो किसको करेंगे, परचेज को डेबिट कर देंगे, परचेज अकाउंट डीआर। ठीक है, जा कुछ नहीं रहा है इसलिए हम परचेज को डेबिट करेंगे, ये आपके क्रेडिट हो ही गया। अब इसमें जो माल खरीदा 15,000 रुपए का, तो परचेज में आपके माल है 15,000 का और मोहन के खाते में भी अमाउंट है वो कितना आएगा, 15,000। दोनों में सेम अमाउंट आएगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों में अमाउंट बराबर ही आता है, अलग अलग नहीं आता है। ठीक है, ये हमारी एंट्री हो गई। अब इसका हम क्या करेंगे, नरेशन लिख देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से माल खरीदा, ये नरेशन हो गया। मोहन से हमने माल खरीदा है तो जो लाइन थी उसको ऐसे के ऐसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन। ठीक है, ये एंट्री हो गई। और डेट हमारी क्या है, जैसे 1 अगस्त थी, जैसे 2021 चल रहा है तो अगस्त 1। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं हम लाइन खींच देंगे, लाइन यहीं तक आएगी, आगे तक नहीं आएगी, क्योंकि इनका हम टोटल लगाते हैं बाद में। तो ये पहला ट्रांजेक्शन है, 1 अगस्त को हो गया है। अब आगे देखो, 2 अगस्त को हमने क्या ट्रांजेक्शन किया है, हमने रवि को माल बेचा है। रवि को माल किसने बेचा है, हमने बेचा है। ठीक है, हमने माल बेचा है तो हमारा नाम नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है, पहले बता दिया। नकद और उधार शब्द नहीं दे रखा है, लेकिन व्यक्ति का नाम दे रखा है। इसमें व्यक्ति का नाम होता है तो वो लेन देन क्या होता है, उधार। इसका मतलब हमने रवि को जो माल बेचा है उधार माल बेचा है, और उधार माल बेचते हैं तो उसमें रोकड़ नहीं आती है, क्योंकि माल तो जा रहा है लेकिन रोकड़ नहीं आ रही है।
तो देखो इसमें रवि को माल बेचा, इसमें भी आपके वही दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। रवि ये आपके कौन से खाते में आता है? व्यक्तिगत खाते में। बताया था मैंने कि जिस लेन देन में व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है वो लेन देन व्यक्तिगत खातों में शामिल किया जाता है, इसलिए रवि आपके व्यक्तिगत खाते में आता है। और माल बेचा वस्तुगत खाते में। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में भी आपके दो ही खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत। व्यक्तिगत और वस्तुगत दोनों खाते प्रभावित हो रहे हैं, तो दोनों के नियम है वो हम लागू कर देंगे। जब दोनों के नियम लागू करेंगे तो फिर देखो हम एंट्री क्या करेंगे। किसी भी नियम को आप पहले अप्लाई कर सकते हो, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे वस्तुगत हो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि हम इस नियम को अप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले तो हम क्या करते हैं, डेबिट को ही करते हैं, उसके बाद में क्रेडिट लिखते हैं। तो व्यक्तिगत खाते का नियम, पहले इसी को हम देख लेते हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है? पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। देखो इसमें पाने वाला कौन है? रवि। माल हमने बेचा है, हम तो देने वाले हैं। पाने वाला कौन है इसमें? रवि है। पाने वाला रवि है और देने वाले हम हैं, तो हमारा नाम तो लिखेंगे नहीं, देने वाले हम हैं तो क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए हमारा नाम नहीं आएगा। तो पाने वाला इसमें रवि है, तो रवि को हम डेबिट कर देंगे। रवि अकाउंट डीआर। तो पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले को हमने डेबिट कर दिया। व्यक्तिगत खाते नहीं, देने वाले हमें हमारा नाम नहीं लिखेंगे। व्यक्तिगत खाता कंप्लीट हो गया। अब दूसरा खाता इसमें कौन सा प्रभावित हो रहा है? माल बेचा वस्तुगत खाते में। और वस्तुगत खाते का नियम क्या है? जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। बताओ कुछ आ रहा है क्या हमारे पास? माल हमने बेचा है तो आ तो कुछ नहीं रहा है। हाँ, नकद माल बेचा होता तो क्या आता हमारे पास? कैश। लेकिन हमने तो उधार माल बेचा है, और उधार माल बेचा है तो हमारे पास क्या आ कुछ नहीं रहा है, बल्कि जा रहा है। क्या जा रहा है? माल बेचा तो माल जा रहा है। तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। आ कुछ नहीं रहा है बल्कि जा रहा है। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या जा रहा है? माल हमने बेचा है, और माल बेचने को हम क्या बोलते हैं? सेल्स। इसलिए क्रेडिट भी हम किसको करेंगे? सेल्स को करेंगे। तो जिस खाते को क्रेडिट करते हैं उससे पहले हम टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, टू सेल्स अकाउंट। ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो रवि माल ये 7,000 रुपए का डेबिट में, और 7,000 रुपए ही आपके क्रेडिट साइड में। अब इसका नरेशन क्या हो जाएगा? गुड्स सोल्ड टू रवि। रवि को माल बेचा। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। तो रवि को माल बेचा, पहले हमने एंट्री कर दी, और एंट्री करने के बाद में इसके नीचे हमने इसका नरेशन कर दिया। ठीक है, ये आपकी दो एंट्री हो गई। और दोनों एंट्री में देखा होगा आपने कि दोनों ही लेन देन हमारे उधार है। हमने माल खरीदा वो भी उधार, माल बेचा वो भी उधार बेचा है। ठीक है, इसमें नकद में नहीं। ये तो हो गई माल के खरीदने की और बेचने की। ठीक है, अब हम क्या आगे एंट्री करेंगे? डेट हम डालते जाएंगे। तो डेट में आप जो भी प्रश्न में दे रखी है डेट आप डाल देना। ठीक है, जो प्रश्न में जो भी होता है उसके अनुसार आ जाएगा। तीसरा ट्रांजैक्शन देखो 4 अगस्त को। 4 अगस्त को क्या दे रखा है? मोहन को माल लौटाया। अब किसने लौटाया? हमने लौटाया। मैंने बताया था पहले भी कि प्रश्न में जो भी कोई एक्टिविटीज होती है वो हम करते हैं। मोहन को माल लौटाया, मोहन को तो लौटाया, लेकिन लौटाया किसने? हमने लौटाया है। और मैंने बताया था हम व्यापारी है, हमारा नाम नहीं लिखते हैं। हमने मोहन को माल लौटा दिया है। और माल कौन सा लौटाते हैं? यानी कि जो माल खरीदा था वो माल हमने लौटाया है। खरीदा तभी तो माल हमने लौटाया। मोहन को माल लौटाया क्योंकि हमने पहले क्या किया था? मोहन से माल खरीदा था। मोहन से माल कितने का खरीदा था? 15,000 का। उसमें से 1,000 का माल हमने वापस लौटा दिया, रिफंड कर दिया, रिटर्न कर दिया। खरीदा हुआ माल यदि वापस हम लौटाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न। खरीदा हुआ माल यदि वापस लौटाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न, यानी कि क्रय वापसी। ठीक है, अब एक तो ये होगा कि माल हमने लौटाया है, और कौन सा माल लौटाया है? वो क्रय किया हुआ, खरीदा हुआ माल। खरीदा हुआ माल लौटाया यानी कि परचेज रिटर्न।
तो माल चाहे खरीदा हो, चाहे बेचा हो, चाहे वापस हो रहा हो, चाहे हम वापस करें चाहे ग्राहक करे, ये तो वस्तुगत खाते में आता है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है आपके 4 अगस्त को, इसमें भी देखो आपके 2 खाते ही प्रभावित हो रहे हैं। 2 खाते कौन कौन से? मोहन आपके किस खाते में आता है? व्यक्तिगत खाते में। और माल लौटाया ये किस में आता है? वस्तुगत खाते में। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में भी आपके 2 खाते ही प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत। जब 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं तो वही दोनों के नियम है वो हम अप्लाई कर देंगे, दोनों के नियम लागू कर देंगे। तो किसी भी खाते का नियम पहले कर सकते, मैंने पहले बता दिया था। आप वैसे क्रम से दे रखा है तो उसका पहले नियम अप्लाई कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नियम तो दोनों के लागू करने हैं। तो मोहन आपके व्यक्तिगत खाते में आता है, तो पहले व्यक्तिगत खाते का नियम ही लागू कर देते हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। अब बताओ इसमें पाने वाला कौन है? माल तो हमने लौटाया, तो इसका मतलब देने वाले तो हम है। कंफर्म हो गया? माल हमने लौटाया तो देने वाले हम है, तो पाने वाला इसमें कौन हो गया? मोहन। कंफर्म है कि माल हमने लौटाया है, हम लौटा रहे हैं, तो हम तो देने वाले हैं, तो पाने वाला इसमें कौन हो गया? मोहन। मोहन पाने वाला है, तो व्यक्तिगत खाते के नियम के अनुसार पाने वाले को डेबिट करो। तो पाने वाला मोहन है, तो मोहन को हम डेबिट कर देंगे, मोहन अकाउंट डीआर। और देने वाले हम है, हमारा नाम इसमें लिखेंगे ही नहीं। ये तो हो गया व्यक्तिगत खाते का नियम। दूसरा, इसमें माल लौटाया, ये किस में आता है? आपके वस्तुगत खाते में। वस्तुगत खाते में आता है, तो वस्तुगत खाते का जो नियम है वो लागू कर देंगे। वस्तुगत खाते का नियम क्या है? जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। देखो इसमें माल हम लौटा रहे हैं, तो आ तो कुछ नहीं रहा है हमारे पास, कुछ नहीं आ रहा ना। तो जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, आ कुछ नहीं रहा है बल्कि जा रहा है, माल जा रहा है, तो जाने वाली वस्तु को हम क्रेडिट करते हैं। अब क्या जा रहा है? माल हमने लौटाया है। कौन सा माल लौटाया है? खरीदा हुआ माल, क्योंकि ध्यान रखना है नाम उसी का लिखेंगे। खरीदा हुआ माल हमने लौटाया है, तो खरीदे हुए माल को लौटाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। बताया था मैंने शुरू में ही कि यदि व्यापारी के द्वारा क्रय किया हुआ माल किसी भी कारण से वापस कर दिया जाता है तो वो परचेज रिटर्न कहलाता है। तो ये परचेज रिटर्न है। तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, माल जा रहा है और माल कौन सा है? परचेज रिटर्न। इसलिए क्रेडिट भी हम किसको करेंगे? परचेज रिटर्न को, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अच्छा, ये जो नाम जितने भी है उनके आगे हम करके मोहन्स, इस प्रकार से रवि, जहां पर व्यक्तिगत खाता होता है रवीज, रवि का खाता। जहां पर व्यक्तिगत खाता होता है एस हम लिख देते हैं, रवीज अकाउंट, मोहन्स अकाउंट ये लिख देते हैं। छोटी छोटी चीज है, तो ये हम इस प्रकार से लिखेंगे, मोहन का खाता। तो अब इसमें मोहन को हमने माल वापस कर दिया, तो ये एंट्री कर दी हमने, मोहन अकाउंट डीआर टू परचेज डन। और कितने का माल हमने लौटाया है? 1000 रुपए का। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों में आपके 1000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, नरेशन कर देंगे। नरेशन हम क्या लिखेंगे? गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू मोहन। ये एंट्री नरेशन हो जाएगा। तो ये हमने एंट्री की, मोहन को माल हमने लौटाया, और एंट्री मैंने पहले बता दिया कि हमने माल लौटाया, खरीदा हुआ माल हमने लौटाया। खरीदा हुआ माल लौटाया जाता है उसको हमेशा हम परचेज रिटर्न बोलते हैं, क्योंकि हमने माल लौटाया तो परचेज रिटर्न है। तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, माल लौटा रहे हैं, माल कौन सा है? परचेज रिटर्न, इसलिए हमने परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया है। पाने वाला इसमें मोहन है, क्योंकि माल हमने वापस किया, मोहन को किया है, तो पाने वाले को, मोहन को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, ये आपके तीसरी एंट्री है, ये हो गई परचेज रिटर्न की। ये 3 एंट्री मैंने पहले भी तुम्हारे को बता दी थी, इसमें एक साथ मैंने तुम्हारे को बता दी। अब इसके बाद में देखो आपके 5 अगस्त को, 5 अगस्त को फिर दे रखा है, मोहन ने माल लौटाया 500 रुपए। अब देखो इसमें मोहन ने माल लौटाया है, नहीं इसमें गलत कर दिया मैंने, ये
सॉरी इसमें थोड़ी सी गलती हो गई, इसमें मोहन नहीं है, इसमें रवि कर देना। रवि ने माल लुटाया, मोहन तो कौन सा लुटाएगा, मोहन से तो हमने माल खरीदा था तो हम ही लुटाएंगे, मोहन कौन सा माल लुटाएगा। ऐसे थोड़ी आना जाना थोड़ी लगा रहेगा, हम देंगे फिर वापस करेगा हम उसको दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। हमने माल खरीदा था, वो माल हमारे को पसंद नहीं आया तो हमने वापस कर दिया, बस यही होता है। इसमें हमने क्या है, रवि को माल बेचा था, कस्टमर था हमारा, कस्टमर के साथ जब माल बेचा जाता है उसी समय पर शर्तें तय हो जाती है कि अगर किसी भी कारण से अगर वो माल है ग्राहक को पसंद नहीं आया तो वो वापस कर देगा। तो जैसी शर्त थी उसके अनुसार रवि को माल, उसमें से कुछ माल पसंद नहीं आया, कुछ भी कारण हो सकता है, या खराब था, तो माल तो हमने 7,000 का बेचा था, उसमें से 500 रुपए का माल है वो रवि ने लौटा दिया। पूरा भी हो सकता है लेकिन इसमें इतना सा ही है तो उसी की एंट्री करेंगे कि रवि ने माल लौटा दिया 500 रुपए का। देखो बेचा हुआ माल यदि वापस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। तो हमने रवि को माल बेचा था और बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तो वो सेल्स रिटर्न है, ठीक है। अब देखो इसमें भी जो खाते प्रभावित हो रहे हैं वही दो खाते प्रभावित हो रहे हैं इसमें। रवि आपके इस खाते में आता है व्यक्तिगत खाते में, और माल लौटाया वही वस्तुगत खाते में। यानी कि इन ये चारों ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिनमें चारों में केवल दो ही खाते प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत। तो इसमें भी आपके व्यक्तिगत और वस्तुगत ये आपके दो ही खाते प्रभावित हो रहे हैं। जब दो खाते प्रभावित हो रहे हैं तो दोनों के जो नियम है वो हम लागू कर देंगे। अब दोनों के नियम लागू करेंगे तो देखो आप इसमें सबसे पहले आपके रवि जो व्यक्तिगत खाते में आता है, व्यक्तिगत खाते का जो नियम है वो हम अप्लाई करते हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, ये व्यक्तिगत खाते का नियम है। माल किसने लौटाया है, रवि ने, तो माल को देने वाला कौन है, रवि, तो उस माल को पाने वाला कौन है, पाने वाले तो हमें। रवि ने माल लौटाया, किसको लौटाया है, हमारे को लौटाया, क्योंकि रवि ने लौटा दिया, हमारे को लौटाया, तो माल को पाने वाले हम हैं, तो पाने वाले को डेबिट करो, पाने वाले हम हैं, लेकिन व्यापारी अपना खुद का नाम तो लिखता ही नहीं है, इसलिए हम इसमें हमारा नाम नहीं लिखेंगे। तो पाने वाले हम हैं इसलिए इसमें हम डेबिट नहीं करेंगे। देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाला कौन है, रवि, तो देने वाले को हम क्रेडिट करेंगे। मैंने बताया था कि दूसरा जो पक्षकार होता है उसी का नाम लिखा जाता है, तो इसमें लिख देंगे टू रवि, तो देने वाला रवि है तो रवि के खाते को हम क्रेडिट कर देंगे। अब देखो माल लौटाया जो आपके वस्तुगत खाते में आता है, वस्तुगत खाते का नियम, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। अब माल हमारे पास जब लौटाया है रवि ने तो माल को पाने वाले हमें, और हमारे पास क्या आ रहा है, माल आ रहा है। जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। जा तो कुछ नहीं रहा है बल्कि आ रहा है, क्या आ रहा है, माल आ रहा है, माल आ रहा है। कौन सा माल आ रहा है, जो बेचा हुआ जो माल था वो वापस आ रहा है, और बेचा हुआ माल वापस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। तो इसलिए डेबिट हम किसको करेंगे, माल आ रहा है वो सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न को ही हम डेबिट करेंगे, तो सेल्स रिटर्न है वो आपके डेबिट हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया। जा तो कुछ नहीं रहा है, जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, क्योंकि माल आ रहा है जा कुछ नहीं रहा है इसलिए क्रेडिट कुछ होगा ही नहीं, तो ये आपके एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू रवि अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा आपके 500 रुपए का है तो 500 रुपए डेबिट में और 500 रुपए आपके क्रेडिट में, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर इसका हम नरेशन लिख देंगे, रवि ने माल लौटाया है तो नरेशन में लिख देंगे गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न बाय रवि, रवि के द्वारा, तो बाई लिखेंगे सब, गुड्स रिटर्न बाय रवि, रवि के द्वारा माल लुटाया गया है, रवि ने माल लुटाया रवि के द्वारा, मतलब एक ही होता है, तो ये आपके नरेशन इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये अब 4 एंट्रीज मैंने बताई,
और चारों एंट्रीज में माल के खरीदने की, बेचने की और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न, ये आपकी एंट्री है, ये हुई है। अच्छा, ये जर्नल एंट्रीज करते हैं तो मैंने बताया था इसका हम टोटल करते हैं। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है तो हम टोटल कर लेंगे, दोनों साइड का जो टोटल है वो बराबर ही आता है। तो आपके कितना हो गया, 23,500, ये 23,500, ठीक है। नीचे यहां पर हम लिख देंगे टोटल, पर्टिकुलर्स वाला जो है ये, इसके नीचे हम लाइन खींचेंगे और लाइन खींच करके नीचे लिख देंगे टोटल 23,500, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे जहां पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है उसका हम टोटल लगा देते हैं। तो ये आपके 4 एंट्रीज है वो मैंने आपको बताई है, परचेज रिटर्न की, सेल्स रिटर्न की, ठीक है। और अवास्तविक खाते की मैंने बताई थी, तो 1-2 एंट्री आपको अवास्तविक खाते की और बता देता हूँ। माल के खरीदने की, बेचने की अपनी एंट्री हो गई, और फिर उसके बाद में इससे आगे है फिर और ट्रांजेक्शन है। बैंक के ट्रांजेक्शन होते हैं, बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक से पैसा निकाल देते हैं, चेक का इस्तेमाल होता है, चेक से पेमेंट हम करते हैं, तो उनकी एंट्री क्या होती है। तो एंट्रीज है अभी अपने चलेगी, क्योंकि एंट्रीज का ही आपके मेन है और पहला टॉपिक भी आपके यही है, बेस भी यही है, क्योंकि आगे वाले चैप्टर भी तभी क्लियर होते हैं जब जर्नल एंट्रीज होती है, क्योंकि हम जर्नल से फिर बाद में लेजर बनाते हैं, तो जर्नल होगी उसी के बाद में लेजर समझ में आएगी। तो ऐसा कुछ है नहीं कि समझ में नहीं आए, ये प्रैक्टिस के ऊपर है, समझते जाओ, उसको करते जाओ, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बड़े नियम नहीं है, ऐसा कोई हार्ड नहीं है, बस ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान दे दिया क्लियर हो जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा। और फिर इसमें मैंने ये बताया था कि ये आपके 4 एंट्रीज है, क्वेश्चन में आपको ये 4 एंट्रीज पूछी और मान लो कि आपके 4 नंबर की ये चारों एंट्री आपके सही है, तो 4 में से 4 ही मिलेंगे, आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही है तो पूरे 4 में से 4 ही है, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके मैथ्स की तरह, कि अगर आपका सही है बिल्कुल प्रैक्टिकल वाला, थ्योरी के अंदर फिर भी आपके मार्क्स है वो कट जाते हैं, इसमें पूरे में से पूरे आते हैं। दूसरा, समझ में आता है, याद आ जाता है, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आगे अपनी कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी बढ़ेगी, अभी तो जैसे कुछ नहीं है, सीधा सीधा सा है, करते हैं तो उसमें अच्छा लगता है सब्जेक्ट। जो इंटरेस्ट, जिनको मैथ्स अच्छी लगती है उनको तो और अच्छी लगेगी। बाकी तुम्हारे को ऐसा भी नहीं है कि मैथ्स अगर ज्यादा कमजोर हो तो ये नहीं कर सकते, ऐसा खैर कुछ नहीं है, कर सकते हैं इसको। बस ये है कि थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो जिनकी मैथ्स लिमिट से ज्यादा कमजोर होती है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में। ये एंट्रीज वगैरह इसका तो नियम अलग है, कैलकुलेशन में है, वहां पर थोड़ी आती है। तो हम वो प्रैक्टिस के ऊपर है कि जितना हम करते जाएंगे वो क्लियर होता जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने 4 एंट्रीज तो मैंने बता दी, अब 1-2 एंट्री है आपको अवास्तविक खाते की है, मैं और बता देता हूँ, वो देखिए आप। तो 1-2 एंट्री अवास्तविक खाते की, जैसे हमने क्या है, आप व्यापारी हो और कई बार क्या होता है, कुछ माल ऐसा होता है जो हम बाहर से मंगाते हैं, बाहर से मंगाते हैं तो निश्चित है कि माल जो आएगा वो आपके किसी ट्रक वगैरह किसी व्हीकल से आएगा, और जब गाड़ी से आपने माल मंगाया तो उसको भाड़ा भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में हम एंट्री है वो क्या करते हैं, जैसे प्रश्न में दे रखा है कि आपने कोई दिल्ली से माल मंगाया, ठीक है, और ट्रक से आपने माल मंगाया, ट्रक से माल आया और ट्रक वाले का जो भाड़ा है वो 8,000 रुपये हुआ। तो प्रश्न में दे रखा है
कि भाड़ा चुकाया 5,000 रुपए। आपने 5,000 रुपए का भाड़ा चुकाया। भाड़ा जो होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेट, FREIGHT, फ्रेट। भाड़े को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेट, FREIGHT। ये फ्रेट होता है भाड़ा। किराए चीज अलग होती है, और कई इसके लिए कैरिज शब्द का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इतना ही देर का है भाड़ा तो हम फ्रेट शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। फ्रेट, FREIGHT, फ्रेट, फ्रेट यानी कि भाड़ा। तो भाड़ा चुकाया 5,000 रुपए। अब देखो ये जो भाड़ा चुकाया, इसमें देखो कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। देखो भाड़ा चुकाया खर्चा है हमारे लिए। अगर हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किराया चुकाया, मजदूरी चुकाई, भाड़ा चुकाया, कुछ भी खर्चा है हमारे लिए। खर्चा है तो यहाँ इनकम होती है, तो कोई भी आय और व्यय से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं वो सब अवास्तविक खाते में आते हैं। आय और व्यय से संबंधित सभी जो लेन देन है वो अवास्तविक खाते में आते हैं, और ये हमारे लिए व्यय है, खर्चा है, तो ये कौन से खाते में आता है? अवास्तविक खाते में। तो भाड़ा चुकाया, इसमें अवास्तविक खाता प्रभावित हो रहा है। और चुकाने पर कैश जा रहा है, ये तो निश्चित है, जब चुका दिया तो कैश तो है ही है। इसमें कैश जा रहा है रोकड़, और रोकड़ को भी हम क्या मानते हैं? एक वस्तु। तो ये 5,000 रुपए जो रोकड़ है एक वस्तु है, तो ये कौन से खाते में आता है? आपके वस्तुगत खाते में। ठीक है। तो भाड़ा, किराया, मजदूरी कुछ भी चुकाते हैं, हमेशा उसमें ध्यान रख लो, चुकाने पर या प्राप्त करने पर दो ही खाते प्रभावित होते हैं, अवास्तविक और वस्तुगत। क्योंकि आय और व्यय से संबंधित जो लेन देन है वो तो आपके किस में आ गए? आपके अवास्तविक खाते में। और चुकाने पर जो कैश जा रहा है, कैश को भी हम एक वस्तु मानते हैं, ये वस्तुगत खाते में आ गया। तो इसका मतलब है ये दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो जब दो खाते प्रभावित हो रहे हैं तो हम दोनों के जो नियम है वो लागू कर देंगे। तो सबसे पहले किसी भी खाते का नियम लागू कर दो, अवास्तविक खाते का नियम। अवास्तविक खाते का नियम है वो क्या है? समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। तो समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो। भाड़ा हम चुका रहे तो हमारे लिए आय है या व्यय है? व्यय है। चुका रहे तो निश्चित है कि हमारे लिए खर्चा है। और अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार हानियों और खर्चों को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। हानियों और खर्चों को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसमें खर्चे का नाम है भाड़ा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेट। इसलिए डेबिट भी हम किसको करेंगे? फ्रेट को करेंगे। FREIGHT, फ्रेट, फ्रेट अकाउंट DR। तो समस्त हानियों खर्चों को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। एक ही चीज होती है ट्रांजैक्शन में, या तो आय होती है या व्यय होता है। दोनों चीजें तो एक साथ हो ही नहीं सकती है कि एक ही ट्रांजैक्शन में इनकम भी हो गई, लॉस भी हो गया। दोनों चीजें नहीं होती, एक ही चीज होती है। तो भाड़ा चुका रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा है, तो हानियम खर्चों को डेबिट करते हैं, इसलिए हमने फ्रेट को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। लाभ और आय है ही नहीं इसमें, अवास्तविक खाता कंप्लीट हो गया। अब दूसरा खाता इसमें कौन सा प्रभावित हो रहा है? क्योंकि रोकड़ है इसमें, कैश, और कैश कौन से खाते में आती है? वस्तुगत खाते में। तो वस्तुगत खाते का नियम क्या है? जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। कुछ आ रहा है क्या हमारे पास? कुछ नहीं आ रहा है। जब चुका रहे हैं तो हमारे पास तो जा रहा है, क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या जा रहा है हमारे पास से? कैश। तो हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट। जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो, ये एंट्री हो जाएगी। तो आपके डेबिट साइड में 5,000 और क्रेडिट साइड में 5,000। ठीक है, ये आपके एंट्री हो जाएगी। नरेशन आपके हो जाएगा फ्रेट पेड, भाड़ा चुकाया। अब एंट्री ऐसी कोई सी भी हो सकती है, बस उसमें तुम्हारे को थोड़ा सा चेंज करना है नाम।
कि किराया चुकाया, किराए को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंट। वही दो खाते प्रभावित होते हैं, अवास्तविक और वस्तुगत। वही चुका रहे तो खर्चा है, तो हम डेबिट किसको कर देंगे, रेंट को कर देंगे। और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही वेतन चुकाया, आप के दुकान, आप ऑफिस है और ऑफिस में आपने कर्मचारी को रखा, वेतन चुका रहे हो यानी कि सैलरी। वही दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, अवास्तविक और वस्तुगत। तो वही दो खातों के नियम, सैलरी खर्चा है, हानि हम खर्चों को डेबिट करते हैं तो सैलरी को हम डेबिट कर देंगे, और चुकाने पर क्या जा रहा है, कैश, कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो किराया, भाड़ा, मजदूरी, वेतन कुछ भी हो सकता है, अगर चुका रहे तो सब खर्चे हैं, उन खर्चों को हम डेबिट कर देंगे। खर्चे का नाम है वो तो डेबिट हो जाएगा, और चुकाने पर क्या जा रहा है, कैश, कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर इनकम है, तो इनकम है तो लाभ व आय को हम क्रेडिट करते हैं। जैसे आपने ब्याज प्राप्त किया, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, तो लाभ व आय को क्रेडिट करो।